हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में अब तक हमने पढ़ा था 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। हमने 12 अनुसूचियाँ कंप्लीट कर ली थी और हम पढ़ रहे थे भाग। भाग में भी हमने भाग फर्स्ट और भाग सेकंड पढ़ लिया था। तो भाग फर्स्ट में किसके बारे में था? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 है उसके अंदर आर्टिकल नंबर 5 से 11 किसके बारे में बताया गया है? नागरिकता। नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। कितने देशों की नागरिकता दी जा सकती है? 5 तरीकों से। कौन कौन से? वंश के आधार पर, जन्म लेने के आधार पर, बाय रजिस्ट्रेशन, देशीकरण या फिर किसी विदेशी क्षेत्र को मिलाने के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। तो पंजीकरण के लिए कम से कम कोई विदेशी का कितने साल तक भारत में रहना आवश्यक है? पंजीकरण के लिए 7 साल और देशीकरण के लिए 10 साल कम से कम भारत में रहना आवश्यक है। क्या वो 7 साल या 10 साल भारत में रहने के बाद नागरिकता ले सकता है? कन्फर्म है कि उसको नागरिकता मिल जाएगी? कन्फर्म नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये गृह मंत्रालय के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको नागरिकता मिलेगी, देंगे या नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब पढ़ते हैं हम भाग 3 पार्ट 3। भाग 3 में है मूल अधिकार। तो भाग 3 में हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। इसमें किसके बारे में दिया हुआ है? मूल अधिकार के बारे में। तो मूल अधिकार होते क्या हैं, इसको देखते हैं पहले। नागरिकों को प्राप्त ऐसे अधिकार जिन्हें न राष्ट्रपति न ही सुप्रीम कोर्ट छीन सकता है, और ये अधिकार उसको जन्म से ही प्राप्त होते हैं, यानी कि नैसर्गिक अधिकार होते हैं। तो मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार पाने के लिए आदमी को 18 साल का होना जरूरी नहीं है। ये जब उसको जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, जैसे उसने भारत में जन्म लिया तो उसको ये अधिकार प्राप्त है। इसको न तो राष्ट्रपति और न ही सुप्रीम कोर्ट छीन सकता है। इन अधिकारों के अंतर्गत हर आदमी को स्वतंत्र रूप से जीने का, यहाँ पर स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दिया गया है। अगर इन अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो इसकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की है। और मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। जैसे नागरिकता को कहाँ से ली थी? हमारे संविधान जब बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने कई सारे संविधान उनको देखा था और उनके आधार पर वहाँ से कुछ कुछ पॉइंट ले लिए थे। तो मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। जैसे नागरिकता ब्रिटेन से ली गई थी, वैसे ही मूल अधिकार को कहाँ से लिया है? यूएसए से। अब देखो, ये मूल अधिकार को कोई भी खनन नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिनके आधार पर हमारे जो राष्ट्रपति महोदय और संसद को कुछ पावर दी गई है। तो जैसे राष्ट्रपति मूल अधिकार को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं निलंबन। राष्ट्रपति को हमारे मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं, यानी पावर को कम कर देते हैं। ये भी जरूरी है। जैसे कोई भी नेशनल इमरजेंसी है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना चल रहा है तो कोरोना के अंदर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि कृपया बिना काम के घर से बाहर ना निकले। तो गाइडलाइन जारी कर रखी है। अब तो इसमें लेकिन हमारे आर्टिकल 19 के तहत हमें क्या, किसकी छूट है? हमारा मौलिक अधिकार है कि हम आर्टिकल 19 के 4 के तहत हमें पूरे संघ में कहीं पे भी घूमने की स्वतंत्रता है। लेकिन है, वो तो पता है कि हाँ आपको मौलिक अधिकार है, लेकिन अभी सरकार ने जारी कर रखी है कि बिना बिना आवश्यक काम के आप बाहर न निकले। तो सरकार अभी क्या कोरोना के लिए जब नियम निकाला था तो उन्होंने क्या कर दिया था, उस मौलिक अधिकार को कुछ टाइम के लिए कम कर दिया, उसकी पावर को कम कर दिया था। इसी तरीके से देखो, अगर जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको छोटा सा, कि जैसे भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, आपको आज़ादी है, आप कहीं भी घूम फिर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 19 के तहत आपको आज़ादी है। लेकिन अब आप, जब युद्ध चल रहा है तभी आप आए बार वीडियो बना रहे हैं, ये देखिए ये टैंक है, इस तरीके से यहाँ से आर्टिलरी फायर होती है वगैरह वगैरह। तो सरकार क्या करेगी उस टाइम पे? इन सब घटनाओं से बचने के लिए कुछ टाइम के लिए वो अपने आपके मूल अधिकार को सस्पेंड कर दिया, यानी कि निलंबित कर देती कुछ टाइम के लिए। जैसे युद्ध की परिस्थिति समाप्त हुई, आपके वापस मौलिक अधिकार आपके पास जैसे पहले काम करते वैसे ही काम करेंगे। इसी तरह होता है प्रतिषेध या टर्मिनेट। तो राष्ट्रपति के पास क्या पावर होती है कि वो पूर्णतः खत्म नहीं कर सकते उसको, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, यानी कि उसके पावर को कम कर सकते हैं। और प्रतिषेध में क्या होता है? पूर्ण रूप से टर्मिनेट कौन कर सकता है? ये संसद कर सकती है। कौन करता है? संसद। तो संसद कुछ मूल अधिकार समाज के उत्थान में बढ़ा डालते हैं, समाज के लिए सरदर्द बन जाते हैं, तो संसद उन्हें पूर्णतः प्रतिषेध या टर्मिनेट कर देती है। जैसे 3 तलाक वाला मामला था, इसमें एग्जाम्पल समझो आप। 3 तलाक वाला मामला था, तो इसमें जो मुस्लिम महिलाएं थी वो इस बात से परेशान थी कि उन्हें उनके पति तलाक 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 बोलते ही उनका रिश्ता खत्म हो सकता था।
तो ये मुस्लिम परंपरा के अनुसार तो सही था, लेकिन जब इन्हें भारतीय संविधान के अनुसार देखा गया और जब मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, तब पाया गया कि ये महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तो संसद ने इसे लोकसभा राज्यसभा में पारित करके राष्ट्रपति के फाइनल साइन करके उसको परमानेंट के लिए क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो संसद के पास ये पावर दी गई है कि जो समाज के उत्थान में वार डालते हो या हमारे जो प्रेजेंट टाइम के मौलिक अधिकार है उनका हनन करते हो, तो उस सरकार उस कानून को या उस नियम को परमानेंट के लिए टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। ये तो हाँ, ये वर्ल्ड मैप है। ये कौन सा वर्ल्ड? ये है यूरोप और ये है नॉर्थ अमेरिका। तो यूरोप में कौन सा कंट्री है ये देखिए, ये वाला, एक मिनट, ये वाला कौन सा कंट्री है? ये है ब्रिटेन। कौन सा है? ब्रिटेन। यूरोपियन कंट्री कौन सा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या ली गई है? नागरिकता। यहाँ से क्या ली गई है? नागरिकता। और ये है यूएसए। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है यूएसए। ये यूएसए का पार्ट है अलास्का, जिसको यूएसए ने रशिया से खरीद लिया था। तो नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और मूल अधिकार अमेरिका से। जो ब्रिटेन है उसमें कितने कंट्री रहते हैं? मैंने बताया था आपको 3 कंट्री। कौन कौन से? EWS, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। ठीक है गाइस, तो मैप से याद रखना कि नागरिकता कहाँ से ली गई है और मौलिक अधिकार कहाँ से ली गई है। अब आगे चलते हैं। अब देखो हमारे जो भाग 3 है इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक, 12 से 35 तक दिए हुए हैं। तो भाग 3 में जब संविधान बना था उस टाइम पे हमारे पास टोटल 7 अधिकार दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन बाद में इस 6वें जो संपत्ति के अधिकार, तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया बाद में। इसको बताऊंगा आगे कि क्यों इसको हटा दिया गया, ऐसी क्या परेशानी करती इनने कि इसको हटाना पड़ा। तो इसमें पढ़ेंगे हम समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखो गाइज, इनको याद, इससे सवाल पूछ लेते हैं कई बार कि कौन सा अधिकार कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है। तो इनको आपको याद करने का तरीका देखो कैसे याद करना है। इसको तो आप आसानी से याद रखते हो 14 से 18, इसको तो आप याद कर लो ऐसे ही कि समानता का अधिकार, ये याद भी हो जाता है सबको 14 से 18। इसका इसको देखो, इसमें 19+3 इस तरीके से याद रखो जैसे मैंने याद रखा है वैसे। तो 19+3, तो जो स्वतंत्रता का अधिकार उसमें 19+3 यानी कि 19+3 यानी कि 22, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद फिर 2 आर्टिकल आएंगे 23-24 फिर इसके बाद देखो 25+3 फिर से 2 आर्टिकल सिंगल आएंगे 29-30 और फिर 31वां तो संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया और फिर 32वां तो सबको याद रहता ही है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस तरीके से याद करो। पहला समानता का अधिकार कौन सा? 14 से 18 तक। स्वतंत्रता 19+3 यानी कि 19 से 22 तक कौन से अधिकार? स्वतंत्रता के। इसके बाद 2 सिंगल आएंगे कौन कौन से? 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर 25+3 यानी 25 से 28 तक कौन से? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 29-30 सिंगल आएंगे और फिर 32वां तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो इस तरीके से अगर सवाल भी पूछ लेगा तो आपको इस सीक्वेंस में याद रहेगा ना, तो आप आसानी से टिक कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं इनको आज पूरे भाग को एक अलग अलग अनुच्छेदों में। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या बताया है? राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 के अंदर बताया कि कोई भी स्टेट वो वाला स्टेट सरकार नहीं, राज्य सरकार, वो राज्य सरकार नहीं होती है। तो इसमें स्पेशल राज्य के बारे में बताया कि कौन कौन राज्य हो सकते हैं, कौन कौन राज्य हो सकते हैं। तो इसमें राज्य की डेफिनेशन दी गई है कि राज्य वो होंगे जिनके पास एक खुद की जमीन हो, इनके खुद का एक एरिया हो और खुद में इतनी पावर रखता हो कि वो अपने एरिया पर शासन कर सकता हो, उसके खुद के स्वतंत्र निर्णय ले सकता हो, खुद के नियम कानून हो उसके, और अपने निर्णय खुद ले सकता हो, किसी के दबाव में ना हो, और उसके अंडर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी खुद प्रोवाइड कराता हो, और उनके अंदर अगर कोई एम्प्लॉय है या कोई भी नागरिक है तो वो गलत काम करता है तो उसको दंड भी दे सकता हो। तो इतने पावर रखने वाला वो एक क्या हो जाता है? स्टेटरी बॉडी हो जाता है। जैसे एग्जांपल में मैंने देखा रेलवे, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, अब देखो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जैसे राजस्थान सरकार है तो राजस्थान सरकार भी एक राज्य है। देखो राज्य सरकार और राज्य, इसमें एक डिफरेंस है कि जितनी भी सरकारें हैं ना, जैसे राज्य सरकार हो गई, राजस्थान सरकार हो गई, हरियाणा सरकार हो गई, ये सब क्या एक स्टेट है, ये सब स्टेट है। लेकिन हर एक स्टेट क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट होगी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक स्टेट गवर्नमेंट होगी वो राज्य होगा, ये कन्फर्म है। तो देखो इंडियन रेलवे हो गया,
कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, आरपीएससी हो गई, सीबीएसई हो गई, यूजीसी हो गई, बिजली विभाग हो गया और आरबीआई हो गई, ये सब क्या है, राज्य हैं। जैसे बिजली विभाग को देखो, बिजली विभाग के पास खुद की पावर है इतनी, खुद का एरिया होता है उनकी, कहाँ कहाँ तक कौन कौन सी लाइटें भिजानी है, वो खुद की ज़मीन लेते हैं, उसमें खंभे वगैरह गाड़ते हैं करते हैं, और इनके पास इतनी पावर होती है कि इनके जो जितने भी एम्प्लॉयमेंट काम करते हैं उनको खुद को सैलरी देते हैं। और साथ में देखो, अगर कोई आदमी है वो अगर 4 साल से बिल जमा नहीं कर रहा तो उसको दंड स्वरूप उसका मीटर कनेक्शन काट देंगे और उसको पेनल्टी भी दे सकते हैं कि आपको अब लाइट नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो भी स्टेटरी बॉडी होंगे, जो भी स्टेट होंगे ना, वो उनको ये शक्ति दी गई है कि आप कभी भी नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, मूल अधिकारों को नहीं छीन सकते। ठीक है गाइस, तो अनुच्छेद 12 में किसके बारे में बताया गया है, राज्यों की परिभाषा दी गई है कि कौन स्टेट होगा। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी कानून जो स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के बाद बनाया हो, लेकिन यदि वह वर्तमान के किसी भी मूल अधिकार का हनन करता हो तो उसे राष्ट्रपति या संसद में बहुमत पारित करके उसे हटाया जा सकता है, जैसे 3 तलाक और संपत्ति के अधिकार। हाँ, इसको समझो। तो आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कोई भी ऐसा कानून जो जो वर्तमान का ना हो, लेकिन चाहे पुराना कानून हो, चाहे चाहे उन्होंने अंग्रेजों ने बनाया हो, चाहे अंग्रेजों से पहले मुगल शासकों ने या फिर सहसा सूरी वगैरह किसी ने बनाया हो, लेकिन वो अभी भी मौलिक अधिकार के रूप में या किसी भी तरह वो अभी प्रेजेंट टाइम में लागू हो। लेकिन अगर उस कानून के कारण या उस अनुच्छेद के कारण अगर जो हमारे भाग 3 के कोई सा भी आर्टिकल अगर प्रभावित होता है तो सरकार उस कानून को ख़त्म कर सकती है, उसे टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें आपको समझाया था मैंने 3 तलाक। 3 तलाक में क्या था, जो कानून था ये मुस्लिम परंपरा के अनुसार तो ये ठीक था, लेकिन उसमें पाया गया है कि ये महिलाओं के जो मौलिक अधिकार है उनका इससे क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार खत्म हो रहे हैं। तो संसद ने इसे पारित करके 3 तलाक को परमानेंट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। इसी तरीके से संपत्ति का अधिकार था, इसको समझो। देखिए, संपत्ति का अधिकार में ऐसे था, पहले संपत्ति का भी अधिकार दिया गया था कि आप अपनी मनमर्जी से जितना कमाओगे उतनी सैलरी आपकी, ज़मीन जायदाद जितनी भी है वो आप सबकी है, आपकी है। लेकिन जब जो स्टेट रेलवे एक स्टेट है, तो रेलवे अपनी पटरियां बिछा रहा था, या कोई भी नेशनल हाईवे है तो वो हाईवे बना रहे थे, तब बीच में किसी नागरिकों की या किसी नागरिक की अगर ज़मीन आ गई, 2 बिस्वा ज़मीन आ गई, अब वो तो बोलता है कि मैं नहीं दूंगा। अब तो क्या, जो पटरियां बिछ रही है उसको वो बोलता है कि साइड से घुमा के ले जाओ, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये मेरा मौलिक अधिकार है। तो बार बार भागते थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर था कि मूल अधिकारों की रक्षा करने का पावर था सुप्रीम कोर्ट को। तो इस तरीके से सरकार क्या हो गई, इसमें सरकार के लिए सरदर्द बन गया। तो सरकार ने क्या किया इसको, उस टाइम पे सरकार थी मोरारजी देसाई की सरकार। तो मोरारजी देसाई सरकार ने समझते हुए, इस प्रेजेंट टाइम की कंडीशन को समझते हुए, उन्होंने संसद में एक संशोधन किया और 44वां संविधान संशोधन के तहत इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में प्रयुक्त कर दिया, और मूल अधिकारों से निकालकर इसको आर्टिकल 300 के क में इसको जोड़ दिया, और इसको कौन सा अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। अब जाओ तुम सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मेरे पास मूल अधिकारों की रक्षा कर मूल अधिकार की मैं रक्षा करूंगा, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है ही नहीं, तो अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इतना इतना कहा कि अगर आप किसी की ज़मीन ले रहे हो तो उसको उचित मुआवजा दीजिए। तो सरकार सरकार देती है, बिल्कुल सरकार इसके लिए बाध्य है। अगर आपने उसकी ज़मीन का ज़मीन ले रहे हो तो उसको उचित मुआवजा जरूर प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अब वो उस नागरिक के बंदीगत में नहीं है कि उस वो साइड से घुमा के ले जाएगा। अगर उसको ज़रूरत आ पड़ी वो कि सीधा जाएगा तो सीधा ही जाएगा, चाहे वो किसी के ज़मीन हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो प्रेजेंट टाइम के जो भाग 3 में जितने भी आर्टिकल दिए हैं या मौलिक अधिकार दिए हैं, अगर उनमें से वो कानून इनमें से किसी भी आर्टिकल को अगर क्षतिग्रस्त करता है या इसको खंडन करता है तो वो सरकार उसे परमानेंट टर्मिनेट कर सकती है। अब आगे चलते हैं हम। आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता है, कानून के समक्ष सब समान है। लड़का हो, लड़की हो, गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, तो सब कानून के सामने सब बराबर है। लेकिन इसको राष्ट्रपति और राज्यपाल को इससे बाहर है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ स्पेशल पावर्स है। अनुच्छेद 15, जाति धर्म लिंग जन्म के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है कि आप फलाना जाति के हो, आप ढीगरा जाति के हो तो आप राजस्थान में रह सकते हैं, तो इस कहीं भी आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्टिकल 15 के तहत जाति धर्म लिंग जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 क्या होता है, लोक नियोजन या नौकरी में समानता। तो आर्टिकल 16 के तहत लोक नियोजन में समानता, इसी की
इसमें बताया गया है कि आप चाहे कोई सी भी जाति के हो, SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, EWS हो, कोई भी हो, तो आपको नौकरी में समानता दी जाएगी। कि आपने अगर कोई कंपटीशन एग्जाम पास किया है तो आप चाहे SC को, ST को, अगर आपने कट ऑफ क्लियर करी तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। सरकार इसमें भी जो भी करती है ना, वो एक पॉजिटिव वे में करती है। तो सरकार समानता समान कर रही है। तो देखिए आप, जो SC ST होते हैं, इनको अभी भी वर्तमान समय में भी इनकी जो सामाजिक जीवन में इनके साथ बहुत भेदभाव होता है। जैसे जैसे जनरल वालों और अगर SC ST को कंपेयर करते हैं तो इनके साथ सामाजिक जीवन में भेदभाव होता है। तो सरकार भी इनका जीवन, जो SC ST, इनके जीवन को थोड़ा थोड़ा इनको इम्प्रूव करने के लिए इनको कुछ आरक्षण देती है। सरकार कभी भी नहीं करती कि जनरल वाला अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे खींच के उसको बराबर कर दे। नहीं, सरकार हमेशा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करती है। यानी कि सरकार जो SC ST है ना, उसको कुछ आरक्षण देकर उसको उसको उत्थान करेगी, आरक्षण देकर उसको बढ़ाएगी, ताकि इसका भी लेवल सुधर सके। ऐसा नहीं करेगी कि वो जनरल वाले को पकड़ के तो भाई तू पीछे रहता बराबर आएगा। नहीं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउडेड। ठीक है दोस्तों। तो नौकरी में समानता किस में दी गई है? आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 17 में छुआछूतकांत या अस्पृश्यताकांत। आर्टिकल 18 में उपाधिकांत। उपाधिकांत यानी कि प्रेजेंट टाइम में आप कोई भी किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई है कि अगर आपको सरकार ने, अगर आपने कोई, इसमें दो कंडीशन है कि आपने अगर कोई पढ़ लिख कर उपाधि अर्जित की है, जैसे आपने MBBS की है तो आप डॉक्टर की डिग्री लगा सकते हो, या फिर आपने कोई PhD वगैरह की है तो आप प्रोफेसर, ऐसे वो वाली डिग्री लगा सकते हो, या फिर आपको सरकार ने कोई सम्मान से अर्जित किया है जैसे पद्मवीर चक्र, तो आप उस उपाधि का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो उपाधियाँ अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, जैसे सर-ए-हिंद, सर, ऐसी उपाधियाँ थी ना, उनका प्रेजेंट टाइम में आप उन उपाधि को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो देखिए आर्टिकल जो नंबर 14 से 18, इनके अंदर हम सभी को क्या समान करने की कोशिश की है सरकार के द्वारा। तो इसे समानता का अधिकार में आते हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 14 में क्या था? विधि के कानून के समान समानता, जाति धर्म या लिंग के आधार पर समानता। अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में नौकरी में समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूतकांत, और अनुच्छेद 18 में उपाधिकांत। तो गाइस ये समझ में आया होगा। आर्टिकल 14 में विधि के साथ समानता, आर्टिकल 15 में जाति धर्म या लिंग के आधार पर समानता, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन या नौकरी में समानता, आर्टिकल 17, ये इंपॉर्टेंट है ये, अस्पृश्यता कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। अस्पृश्यताकांत कौन सा आर्टिकल दिया? आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल 18 में उपाधिकांत। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम। तो आर्टिकल 19 के तहत जो भारतीय नागरिक है उनको कई सारी स्वतंत्रताएं दी गई है। ये आर्टिकल 19 में किस किस की अभिव्यक्ति, प्रेस, झंडा, बोलने, विदेशी भ्रमण की आज़ादी, इतनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। और आर्टिकल 19 के अंदर भी कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं, कई सारी स्वतंत्रताएं दी गई जिनके पॉइंट वाइज लिखा हुआ है उसमें। तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्या बोलता है कि आपको स्वतंत्रता दी गई अभिव्यक्ति की। आपको स्वतंत्रता दी गई है अभिव्यक्ति की, यानी कि आप कहीं भी अपने जो व्यूज़ है उनको एक्सप्रेशन कर सकते हो। जैसे जैसे ये वाला चिन्ह होता है विक्ट्री का, ये वाला आप कहीं किसी को भी थंब दिखा सकते हो इस तरीके से। क्या बोलते हैं ऐसे? ऐसे गाइस सही नहीं बना मेरे से, सॉरी। ये थंब लाइक कर सकते हो, किसी को डिसलाइक कर सकते हो, या फिर अपने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये आपको सरकार ने बोलने की स्वतंत्रता दी है। इसी इसी के बाद सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता है। इसी के तहत सर, जो प्रेस है यानी कि जो मीडिया वाले हैं उनको स्वतंत्रता दी गई है कि आप सरकार के खिलाफ या सरकारी पक्ष में कुछ भी बोल सकते हो। किसी भी अगर गलत हो रहा है तो गलत बताओ, सही हो रहा है तो सही बताओ। ये इसी के साथ साथ आपको सभा सभा करने की छूट है। आप चाहे हिंदू समाज के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, चाहे किसी भी समाज के हो, आप अपनी, अगर आप बोलने में सक्षम हो और तो आप सभा सभा कर सकते हो। आप कोई भी संगठन बना सकते हो, इसकी भी स्वतंत्रता है आपको। जैसे मजदूर यूनियन हो गया, कोई भी यूनियन बना सकते हो आप अपनी, एक स्पेसिफाइड। और आर्टिकल 19 के 4 के तहत आप पूरे संघ के, पूरे भारत में आप कहीं पे भी घूम सकते हो। पूरे भारत में आप कहीं पे भी चारों तरफ कहीं भी घूम सकते हो। तो पहले घूम लो, आपको जहाँ पे पसंद आ जाए वहाँ पे बस भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। घूम लो फिर बस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बसने के बाद कुछ काम धंधा करो और संपत्ति अर्जित करो। लेकिन संपत्ति की तो आज परमानेंट हटा ही दिया इसको तो, और 300 के में जोड़ दिया। यानी कि देखो, हमें कितने अधिकार है? 6 ही मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 19 के तहत 6 ही क्या है? स्वतंत्रताएं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 6 ही हमारे पास स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? सबसे पहले अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, फिर चारों तरफ घूम लो, फिर बस जाओ, और फिर कोई भी काम धंधा कर सकते हो कहीं पे भी। अगर आपके कोई काम कर रहे हो, आप उसमें अगर कोई अड़चन डाल, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। ठीक है दोस्तों।
अब आगे चलते हैं अपन। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल 20 क्या बोलता है? एक गलती की एक सजा, और वो भी उसी समय के कानून के हिसाब से, और सजा मिलने के बाद भी उसका संरक्षण। तो इसको ऐसे समझो कि कोई भी आदमी है, अगर एक बार कोई गलती कर दी उसने, सपोज करो किसी ने किसी किसी नागरिक से कोई किसी नागरिक ने किसी आदमी ने कोई मर्डर कर दिया, तो आर्टिकल 20 कहता है कि आप उसने अगर कोई एक गलती की है तो उसको एक ही सज़ा दीजिए आप। कि उसने एक बार मर्डर कर दिया तो आप उसको जो भी उस समय के कानून में, अगर उसको फांसी की सज़ा है या 10 साल की सज़ा है, तो आप वो सज़ा सुना सकते हो। इससे पहले कौन सा कानून था या इसके बाद कौन सा कानून है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। इसको ऐसे समझो, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आज कोई आदमी है, उसने चोरी कर ली। चोरी कर ली, और चोरी करने की सज़ा का प्रावधान है, अभी क्या आपने सामान्य चोरी की है तो आपको 2 साल की जेल, 2 साल की जेल होगी। लेकिन इससे पहले जैसे शेरशाह सूरी था, उससे उस समय कानून था कि आपने अगर चोरी कर ली तो आपको आपकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो अब उस टाइम के हिसाब से थोड़ी सज़ा देना है। तो आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि आपको प्रेजेंट टाइम में जो कानून है, यानी कि उसको 2 साल की सज़ा देनी है तो 2 साल की सज़ा ही सुनाइए आप उसको। इससे पहले क्या कानून था, इसके बाद क्या कानून था, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट टाइम के हिसाब से उसको सज़ा दीजिए। और सज़ा दे दी आपने, जैसे कोई आदमी है, उसको अगर परमानेंट उम्र कैद की सज़ा हुई है, तो सरकार का ये कायदा है, सरकार आर्टिकल 20 के तहत उसके मौलिक अधिकार है उसके पास कि उसको संरक्षण भी देना पड़ेगा। अगर आपने उसको उम्र कैद की सजा दी तो सरकार, होता है, सरकार जेल में रखती है तो उसको खाना पानी दाना पीना जो भी उसके जीवन जीने के लिए उसको ज़रूरी है वो सब उसको प्रोवाइड कराती है। हालांकि इतना प्रोवाइड नहीं कराती कि वो आराम से जिसके बस, पर उसको संरक्षण दिया जाता है। तो आर्टिकल 20 के अंदर एक गलती की एक सज़ा, और उसी समय के कानून के हिसाब से एक गलती की एक सज़ा। इसको समझो, एक गलती की एक सज़ा का मतलब ये नहीं, यही नहीं है कि आपने एक आदमी का मर्डर किया तो भी, आपने 2 आदमी का मर्डर किया तो भी आपको एक ही सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं। ऐसा जैसे समझो कि आप किसी आदमी ने मर्डर कर दिया और उसको सज़ा मिली 10 साल की, तो उसने 10 साल कंप्लीट किए। उसके बाद जैसे 10 साल कंप्लीट हुए वो जेल से बाहर आया, उसके बाद बीच में मिल गया अगर, तो उसको एक बार बाहर आया, उसको मिल गया जेल साहब, अरे तुझे 10 साल की सज़ा सुनाई थी ना, चल फिर से वापस जेल तेरे को। ऐसा नहीं हो सकता। एक गलती के लिए उसको एक ही बार सज़ा मिलेगी। तो समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और निजता का। प्राण दैहिक, अब देखो इसमें इसमें किसके बारे में बताया? एक तो प्राण, एक दैहिक और एक निजता। 3 बातें ध्यान रखना इसमें, प्राण दैहिक एवं निजता। ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है इसमें। इसमें प्राण का मतलब हो गया, अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी नागरिक को अपनी मन मर्जी से जीवन जीने का अधिकार दिया गया है उसको। दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, और निजता का अधिकार दिया गया है, यानी कि कोई भी अपनी प्राइवेसी को, अपनी उसकी मर्जी हो तो वो बताएगा, उसकी मर्जी नहीं होगी तो नहीं बताएगा। आप उसको इसलिए बाध्य नहीं कर सकते कि आपकी प्राइवेट चीज़ों को कोई कोई बताए। ठीक है दोस्तों। तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि प्राण देना ही। और हाँ, प्राण ऐसे ही नहीं लेते कि किसी को गोली मार के मार दिया, खट खत्म। हाँ, किसी के साथ इमोशनली और उसको मेंटली टॉर्चर करके भी उस आदमी को ऐसे नहीं करना कि वो जीते जी मर जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर कोई एक बड़ा रेपुटेड पर्सन है और आपने उसकी कोई प्राइवेट वीडियो बना ली, और प्राइवेट वीडियो को बना के उसको धमकी दे रहे हो कि अगर तूने पूरे मार्केट में कल पूरे कपड़े उतार कर चारों तरफ घूमा नहीं तो मैं तुम्हारी प्राइवेट वीडियो को वायरल कर दूंगा। तो ये उसके लिए क्या हो गया? एक जीते जी मरने वाला काम हो गया। जीते जी मरने वाला काम हो गया। तो इसके तहत तो आर्टिकल 21 के तहत तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जा सकता है, क्योंकि इसका मौलिक अधिकार है, उसको जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों। निजता का अधिकार ये भी दिया गया है आदमी को। जैसे इसके लिए आप छोटे, आप जो अपने माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों को इस बाध्य नहीं कर सकते कि आप उस पर फोर्स करो कि तू पढ़, तू फेलने में फेल हो जाएगा तो फिर। तो गाइज ऐसा होता नहीं है। लेकिन निजता के अधिकार में आपकी मर्जी हो तो आप किसी को बताइए अपनी पर्सनल बातें, और आपकी मर्जी नहीं है तो मत बताइए। और आर्टिकल 21 के तहत किसका अधिकार दिया है? शिक्षा का अधिकार। ये बाद में जोड़ा गया था। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 20 के का कहता था। इंपॉर्टेंट है गाइस। अब आगे चलते हैं अपन। आर्टिकल 20 और 21 इसके इसे कुछ समय के लिए नहीं मिलता। जो आर्टिकल 20 और 21 है ना, ये वाले, इनको थोड़ा पावरफुल अधिकार है। इनको कभी, इनको कुछ टाइम के लिए भी राष्ट्रपति या संसद इसको टर्मिनेट नहीं कर सकता है। अब देखो आगे चलते हैं हम। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। इसके अंदर किसके बारे में बताया है? गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि आपने आपने कोई गलती कर दी और पुलिस आपको गिरफ्तार कर ली है, तो
उससे संरक्षण के बारे में बताया गया है इसमें कि आपको अगर आपने कोई गलती करी है तो पुलिस आपको गिरफ्तार करने से पहले आपको एफआईआर दिखाएगी, एफआईआर और उसको वारंट दिखाएगी, या उसको आपको कारण बताना पड़ेगा कि आपको किस कारण के तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और गिरफ्तार करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने हाजिर करना पड़ेगा। और आपको सुविधा दी गई है कि आप अपना मनपसंद वकील रख सकते हो। लेकिन एक ये निवारक होता है कि प्रिवेंटिव डिटेक्शन के तहत आपको ये सब अधिकार नहीं दिए जाते हैं कि आपको गिरफ्तार करने से पहले आपको कारण बताएंगे कि आपको किस कारण से अधिकार दिया है। लेकिन ये निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेक्शन केवल तब लगाया जाता है जब किसी आदमी या कोई आदमी ज़्यादा पॉपुलर हो, उसके कारण जनता में उपद्रव मच सकता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी जब जम्मू कश्मीर में जब 35 वगैरह को हटा रहे थे, तो उस टाइम पे जो आपके जितने भी बड़े बड़े लोग रहता थे ना, जैसे महबूबा मुफ्ती वगैरह, तो उनको पहले ही सरकार ने क्या किया था, प्रिवेंटिव डिटेक्शन के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया था। अगर वरना वो अगर उनको प्रिवेंटिव डिटेक्शन ना लगाते तो वो ऐसा काम वहाँ पे इतनी शांति हो सकती थी नहीं हो सकती थी, वरना वो विद्रोह कर दे सकते हैं वहाँ पे। तो इसलिए प्रिवेंटिव डिटेक्शन के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया। वो बोलते थे नहीं तो हमारी लाश से गुजरोगे तभी तो पेटी से हट सकेगा, वरना। तो सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेक्शन के तहत उनको आज़ादी ख़त्म कर दी उनकी, और वहाँ पर वहाँ पर ठीक ठाक कर दिया, और जो कश्मीर वाले हैं उसको लद्दाख में कन्वर्ट कर दिया, और कश्मीर और जम्मू कश्मीर को एक करके जम्मू कश्मीर दे दिया। तो गाइस कभी कभार ये निवारक प्रिवेंटिव डिटेक्शन वाला कानून भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के विरोध में होता है, इसी को उस टाइम पे ना वकील ना दलील ये वाला कानून बोलते थे, ठीक है। तो लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी हमारे पास ये कानून है और इम्पोर्टेंट है, ये कई कई मामलों में सरकार इसका यूज़ करती है। तो इस तरीके से गाइज हमने देखो आर्टिकल 14 से 18 तक हमने पढ़ा समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता अधिकार कौन कौन से थे? 19 के तहत अभिव्यक्ति, आरटीआई, प्रेस, झंडा बोलने, विदेश भ्रमण की आज़ादी। कौन कौन से इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई? 6 प्रकार की। कौन कौन सी? अभिव्यक्ति कर सकते हो, यानी अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हो, सभा बना सकते हो, संगठन बना सकते हो। 4 में क्या है? चारों तरफ घूम सकते हो। आर्टिकल 5 में 19 के 5 में है, 19 के 5 में क्या है, आप 4 में चारों तरफ घूम सकते हो, जहाँ पे पसंद आ जाए 5 में वहाँ पे बच सकते हो। और 6 के अंदर संपत्ति जो खत्म हो गया, 7 के अंदर कोई भी आप धंधा कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, उसमें कोई भी अगर टांगा अड़ाएगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। और 20 के अंदर एक अपराध की एक सज़ा, वो भी उस समय के कानून के हिसाब से, और सज़ा देने के बाद उसका संरक्षण आवश्यक। और 21 के अंदर प्राण दैहिक निजता का अधिकार, प्राण दैहिक और निजता का अधिकार दिया गया है। और 21 के तहत किसके आता है? शिक्षा का अधिकार। और 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता का अधिकार। अब आगे चलते हैं हम। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? बलात्श्रम या बेगारी नहीं करा सकते। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है कि आप किसी से भी बलात्श्रम नहीं करा सकते, या फिर किसी से बिना पैसे काम नहीं करा सकते, बेगारी नहीं करा सकते। तो बलात्श्रम का मतलब समझो। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूँ, आपके घर पर कोई मजदूर काम करता है, उसका टाइम है सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक काम करेगा। अब अगर उसको एक दिन में तबीयत खराब होगी, उसकी 12 बजे की तबीयत खराब होगी, लेकिन आप उस पर तो सरकार बोलती है कि आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते कि तेरी तबीयत खराब है तो फिर भी काम करना पड़ेगा आपको, पूरे 5 बजे तक काम करना पड़ेगा। सरकार उस आदमी के पास इतना मौलिक अधिकार है कि वो आदमी 12 बजे के बाद काम छोड़कर घर जा सकता है। हाँ, बस इतना सा है कि आपने जितना काम किया है तो आपको काम करवाना उतना, जो 12 बजे तक काम किया तो 12 बजे तक आप पैसे दे दीजिए उसको, बस। तो बलात्सर्म उसको बोलते हैं। तो आप किसी से जबरन काम नहीं करा सकते हैं, और किसी को फ्री में काम नहीं करा सकते हैं कि किसी से फ्री में बिना पैसों के या बिना मेहनत उसको फ्री में काम नहीं करा सकते, बिना पैसों का काम नहीं करा सकते हैं। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 23 के तहत, आर्टिकल 23 के तहत बताया गया है कि बलात्सर्म में बेगारी नहीं करा सकते। आर्टिकल नंबर 24 क्या बोलता है? बाल श्रम नहीं करा सकते, कि छोटे बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी बड़े कारखाने या बड़े कारखाने में काम नहीं करते, जैसे स्टील उद्योग वगैरह में नहीं लगा सकते हैं। तो ये तीसरा आर्टिकल 23-24 किस में आते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैंने बताया था आपको 14 से 18, तो याद हमें एक्स्ट्रा रखना है। इसके बाद 19+3 कैसे बताया था? 19+3 है 19 से 22, 19 से 22 किस में आ गए? समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के। और ये 23 और 24 दोनों सिंगल है। 23-24 शोषण के विरुद्ध का, इसमें बलात्सर्म में बेगारी नहीं करा सकते, 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक काम में नहीं ला सकते, कारखानों में काम में नहीं लगा सकते। तो ये किसके? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चलते हैं आगे। आर्टिकल 25 क्या होता है? धार्मिक स्वतंत्रता। हाँ, तो इस आर्टिकल 25 के तहत कोई भी आदमी जो भारत का नागरिक हो
उसको अपनी मन मर्जी से कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हो। आपकी मर्जी हो, आप हिंदू धर्म अपना सकते हो, मुस्लिम धर्म अपना सकते हो, सिख अपनाओ, चाहे क्रिश्चियन अपनाओ, आपका पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि आप कोई सा भी धर्म अपनाओ। जैसे हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण वगैरह होते हैं कि जो, तो उनको चोटी चोटी रखते हैं, तो कोई उनको ये नहीं बोल सकता आपकी तो आप चोटी नहीं रख सकते। ये उनका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उनकी मर्जी है तो वो चोटी रख सकते हैं, कोई बात ही नहीं कर सकता कि आप चोटी नहीं रख सकते। या फिर इसके अलावा जो भी धार्मिक स्वतंत्रता है उनके बारे में आर्टिकल 25 पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है अपने धर्म के लिए। आपकी मर्जी हो, आप हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम अपना सकते हो, क्रिश्चियन अपना सकते हो। तो ये धर्म की स्वतंत्रता किसके बारे में दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 और 26 में सार्वजनिक रूप से किसी धर्म का धर्म सार्वजनिक रूप से किसी धर्म को अपना सकते हो, या फिर कोई भी काम कर सकते हो सार्वजनिक रूप से, धार्मिक काम कर सकते हो। जैसे ईद की नमाज या फिर नवरात्रों में दुर्गा पूजा का होता है, तब देखिए आपने देखा होगा कि जब दुर्गा पूजा या नवरात्र होते हैं तो कई रोड वगैरह पे भी पंडाल वगैरह लगे होते हैं और बहुत सारी भीड़ होती है। तो सरकार इतना सहन करती है कि हाँ, टेम्परेरी रूप से होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सी अगर किसी को इसकी वजह से कुछ दिक्कत हो रही है तो सरकार इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेगी। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 26 के तहत ये भी स्वतंत्रता दी गई है। ये 27-28 किसी काम के नहीं है, कोई खास नहीं है। तो हमने 25 से 28 में किसका बताया? अंतःकरण या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 25 से 28 में किसका बताया? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। और इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये आपको अनुच्छेद से याद नहीं रखना, ऐसे ही याद रखो इसको, कि जो भी धार्मिक काम के लिए जितना भी पैसा होगा ना, उस पर गवर्नमेंट टैक्स फ्री है। गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेगी है कि टैक्स फ्री होता है। जैसे कई सारे बड़े बड़े मंदिर है, जैसे सांवरिया सेठ हो गया, फिर उधर सालासर बालाजी वगैरह हो गए, तो यहाँ पर कई कई सारा धन है, बहुत सारा पैसा है, पैसा ही पैसा है। तो सरकार इन पर कोई टैक्स नहीं लेती है, ये मनी क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन। तो आर्टिकल 29 क्या होता है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और कला एवं संस्कृति के बारे में बताया गया है। हाँ, इसमें अल्पसंख्यकों के बारे में आर्टिकल 29 बताता है। आर्टिकल 29 इंपॉर्टेंट है ये भी। आर्टिकल 29 इंपॉर्टेंट, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और कला एवं संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो अल्पसंख्यक हमारे भारतीय संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो भाषा के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर। भाषा के आधार पर अगर किसी क्षेत्र विशेष में कोई भाषा कम बोली जाती है तो वो उस भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और अगर किसी क्षेत्र विशेष में कोई स्पेशल धर्म के लोग बाग कम है तो वहाँ पर वो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान है, राजस्थान में मुस्लिमों की संख्या थोड़ी कम है तो यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाते हैं। वैसे ही उधर नागालैंड और मिजोरम वगैरह, वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म की दिक्कत हो जाती है और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्या हो जाते हैं? अल्पसंख्यक हो जाते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन अल्पसंख्यकों को सरकार उनके हितों की रक्षा और उनकी कला और संस्कृति को बचाने के लिए सरकार उनकी रक्षा करेगी, उनको कुछ फंड देगी कि। और आर्टिकल 30 में बताया गया है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, कि आप अपने जो अल्पसंख्यक है वो अपनी कला और संस्कृति को बचाने के लिए अपने स्पेशल अलग से शिक्षा संस्थान खोल सकते हो। या फिर तो उनको इतना अधिकार दिया गया है कि आप अपने धर्म को बचाने के लिए या अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आप आपको सरकार कुछ हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, तो 29 और 30 में किसके बारे में बताया है? अल्पसंख्यकों के बारे में। तो संस्कृति का अधिकार किसमें? 29 में अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है 29 और 30 में, आर्टिकल 29। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 31। 30 तक कंप्लीट। आर्टिकल 31 में क्या बताया था? संपत्ति का अधिकार। लेकिन वर्तमान में इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया है और आर्टिकल 301 के तहत से कानूनी करें 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसे क्या कर दिया था? कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के ए में स्थानांतरित कर दिया था। तो मैंने समझा दिया गाइस क्यों हटाया था, क्योंकि ये बहुत सारी क्वेश्चन है कर रहा था समझ। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 31 वर्तमान में आर्टिकल 31 का अस्तित्व की नहीं है। कहाँ पे चला गया ये? 300 के ए में। अब चलते हैं आगे, जो अनुच्छेद 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइस, इसको ध्यान से समझना पड़ा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा किस आर्टिकल कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। आर्टिकल के हिसाब से संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32, और वैसे संविधान की प्रस्तावना है ना जो हमारे संविधान की, उसको भी आत्मा कहा गया है। लेकिन आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 के तहत क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। इसमें कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण,
परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। तो देखो इसमें पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत नागरिकों को ये स्वतंत्रता है कि अगर आपने कोई गुनाह कर दिया है और आपको सरकार जो पुलिस है उन्होंने आपको गिरफ्तार कर लिया है, तो उस आदमी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में जज के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ रिट निकाल सकता है, इतनी पावर है गाइस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये भी इसमें क्या हो गया, एक स्पेशल छूट हो गई। ये हमने पहले पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार में भी। और परमादेश या लापरवाही अधिकार पर। अब परमादेश को ऐसे समझो, जैसे हमारे कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें जितने भी टीचर लगे हुए हैं वो आप जानते हो कितना पढ़ाते हैं वहाँ पर। लेकिन कोई नागरिक, कोई भी स्टूडेंट है तो वहाँ पर अगर वो चाहे तो उसके खिलाफ, जैसे कोई मैडम है वहाँ पर, वो पढ़ा तो नहीं रही और वो स्वेटर बुन रही है, या जो टीचर है वो सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, और जून जुलाई से स्कूल स्टार्ट हो जाती है और अभी सितंबर अक्टूबर चल रहा है और अभी भी कोर्स का मात्र 10% हिस्सा भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपके वो क्या है, जो मूल अधिकार है उनका क्या हो रहा है, यहाँ पर खंडन हो रहा है कि अब तक इतना कम से कम 50% या 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक रिट जारी करेगा, परमादेश, यानी कि उसको आदेश देगा कि ऐसा अब नहीं होना चाहिए, ऐसा अब नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जो भी काम चल रहा है उसको ख़त्म करो और वापस सही ढंग से काम होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट आदेश दिए, सुप्रीम कोर्ट ने, तो सिर्फ परमादेश। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आदेश देने के बाद उसकी जांच भी कर सकता है। देखो एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और अगर फिर भी अगर वो स्कूल में वही कंडीशन रहती है, वहाँ पर वही स्वेटर बुन रही है, पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है, बच्चे बैठे हैं और टीचर है जो बिजी है, टीचर अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, और इस तरीके से, तो सरकार, अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस तरीके उसने आदेश दे दिया और फिर भी अगर वो काम किसी ढंग से नहीं हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकती है, परमानेंट के लिए टर्मिनेट कर सकती है, उसको सस्पेंड भी कर सकती है। तो ये परमादेश होता है। इससे भी हमारे जो नागरिकों के मूलाधिकारों की रक्षा होती है। अधिकार परीक्षा, हाँ, जब कोई आदमी अपने अधिकार से ज़्यादा काम कर लेता है, तो अपने अधिकार से ज़्यादा काम करता है, तो सरकार उससे कारण पूछो नोटिस जारी कर सकती है। इसको एग्जाम्पल समझो, अच्छी तरह समझेगा। जैसे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर होते हैं या फिर जो नर्सेज होते हैं, उनके अलावा वहाँ पर जो साफ़ सफाई वाला स्टाफ होता है ना, वो कभी कभार क्या होता है, वो भी इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पर। वो भी क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, जबकि उसका अधिकार नहीं है इंजेक्शन लगाएगा, लेकिन क्या, अच्छा कुत्ते ने काट दिया, लाओ इंजेक्शन लगाया, इसको रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं। तो कैसे, तो लेकिन ये उसके अधिकार से क्या है, बाहर है, उसके अधिकार से बाहर है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो अगर सपोज करो किसी से गलती हो गई, जैसे स्टेशन मास्टर है, और एक स्टेशन मास्टर है, उसका काम है जो पटरियाँ होती है उनको, उन पर जो भी ट्रेन आ रही है उनको कौन से प्लेटफॉर्म पे लेना है, कौन से प्लेटफॉर्म से निकालना है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो ग्रुप डी वाले आदमी होते हैं ना, ग्रुप डी के कर्मचारी, वो भी धीरे धीरे जब उनके साथ उसका थोड़ा पुराना हो जाता है तो वो भी सीख जाते हैं, और जो उनका काम होता है वो भी करने लग जाते हैं। लेकिन सपोज करो कभी गलती हो गई, तब तब सुप्रीम कोर्ट के पास एक ये चला गया केस। तो सुप्रीम कोर्ट क्या पूछेगी उससे कि आपने किस अधिकार के तहत आपने ये काम किया। तो क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, कारण पूछो नोटिस, कारण बताओ, यानी कि कॉज, कारण कारण पूछो, कारण बताओ, नोटिस जारी कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है, अधिकार परीक्षा, इंक्वायरी लेने का अधिकार होता है। अब प्रतिषेध, न्यायालय की कार्रवाई को रोकना। अब इसको समझो, देख, प्रतिषेध, अगर कोई, कभी कभार क्या होता है, जो जैसे हमारे कोर्ट है ना, कोर्ट कई प्रकार होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हमारे ज़िले में थे, फिर इससे पहले हाई कोर्ट, जो कई, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट हो गया, और फिर होता है सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट से नीचे के ये न्यायालय ना, ये भी जब अपने अधिकार से ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, अधिकार से ज़्यादा काम करने लगती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, इन पे भी ये प्रोहिबिशन लगा देता है, यानी कि प्रतिषेध लगा देता है। जैसे सपोज करो, इसका भी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कैसे, जैसे जब पुरानी शिक्षा नीति थी, उसके अनुसार
आप साइंस के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वगैरह ले सकते हो, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार आप साइंस के साथ या साइंस के साथ भूगोल ले सकते हो, या फिर साइंस के साथ साइंस का आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन अब ये हाई कोर्ट में मामला गया और किसी बच्चे ने एडमिशन लिया और उसने फिजिक्स के साथ ले लिया, उसने भूगोल ले लिया। तो न्यायालय ने जो हाई कोर्ट ने पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार बता दिया कि ये मामला गलत है। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट को ये भी पावर है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको रोक सकता है। कौन रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। तो प्रतिषेध किसको बोलेंगे? जब न्यायालय में कोई कार्यवाही हो रही हो और उसको रोकना हो तो सुप्रीम कोर्ट ये काम करती है। और उत्प्रेषण में क्या होता है? न्यायालय का फैसला करना। अगर उसने सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाले जो भी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हैं या हाई कोर्ट वाले हैं ना, उन्होंने कोई काम कर दिया, अगर उन्होंने फैसला सुना दिया, तो उसका फैसला बदलने का भी अधिकार है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 प्रकार की रीट कौन जारी करता है? ये सुप्रीम कोर्ट। किसके खिलाफ जारी करता है? ये मानव जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा के लिए। तो इस कारण इसे क्या कह रहे हैं? संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो गाइज ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड थैंक यू दोस्तों।